नमस्कार साथियों, मैं योगेश गौतम अपने संस्कृत उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण के एक महत्वपूर्ण शीर्षक संधि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पर प्रथम बार आए हैं या आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन इनेबल कर लें ताकि व्याकरण से संबंधित अग्रिम वीडियो की सर्वप्रथम सूचना आप लोगों तक पहुंच सके। और आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अविलंब ही हम हमारा आज का शीर्षक प्रारंभ करते हैं। संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि की क्या परिभाषा होती है, ये हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में चर्चा की है। अब हम बात करेंगे संधि के भेद। जैसे कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहा जाता है, व्यंजन को हल संधि कहते हैं और तीसरी होती है विसर्ग संधि। इन तीनों संधियों में से आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे स्वर संधि की। जैसे कि हम जानते हैं कि स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। अच का मतलब ऐ से लेकर च तक। ये माहेश्वर सूत्र के अनुसार इसमें सभी स्वरों का समावेश होता है, इसीलिए स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब आपस में मिलने वाले दोनों वर्ण स्वर हो और उन दोनों स्वरों का मिलन होने पर, अर्थात उन दोनों स्वरों का मेल होने पर स्वर के स्थान पे जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के संस्कृत में अनेक भेद होते हैं, तो हम सभी जो भेद हैं उनको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से सिलसिलेवार और क्रमबद्ध तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज का हमारा स्वर संधि का पहला भेद है यण संधि। यण संधि से प्रतियोगी परीक्षाओं में और बोर्ड कक्षा की परीक्षाओं में अधिकांशतया उदाहरण पूछे जाते हैं। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि, अर्थात इक के स्थान पर यण वर्ण आदेश होते हैं। अब इक वर्ण कौन से होते हैं, जब आप माहेश्वर सूत्र का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इक का मतलब होता है ई, उ, री और ली। यहां पर मैंने केवल एक सूचनात्मक रूप से चार वर्ण लिखे हैं। इनमें दोनों ही अर्थात ऋस्व और दीर्घ दोनों स्वर सम्मिलित हैं, यानी कि ई, उ, री और ली। इन चारों स्वरों के बाद में यदि कोई असमान स्वर आ जाता है तो केवल ई, उ, री और ली, जिसमें दोनों स्वर सम्मिलित हैं ऋस्व और दीर्घ, तो ई के बाद में यदि कोई असमान स्वर आ जाएगा तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल आदेश होता है। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, यण संधि में केवल पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर ही परिवर्तन हो रहा है। संधि में परिवर्तन कई प्रकार से हो सकता है, या तो मिलने वाले दोनों स्वरों के स्थान पर परिवर्तन हो सकता है, या पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर परिवर्तन हो सकता है, या पश्चात वाले वर्ण के स्थान पर परिवर्तन हो सकता है। यण संधि में केवल पूर्व वाले वर्ण के स्थान पे परिवर्तन होगा, और वो भी कब होगा, जब इन वर्णों के पश्चात कोई असमान स्वर हो। तो क्रम से ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल आदेश होता है। अब हम इस संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं। यण संधि के नियम को हम आसान तरीके से समझने के लिए इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। जैसे अपने यण संधि का पहला नियम है कि ई और ई के पश्चात कोई असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर यह आदेश होगा। ये अपना यण संधि का पहला नियम है। तो अब अपन यण संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे
हमारा संस्कृत में एक शब्द होता है इति प्लस उत्तम, ये संधि विच्छेद है। विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना और संधि का मतलब होता है मिलन, जैसे कि हम परिभाषा में देख चुके हैं। अगर आप संधि के उदाहरण को विच्छेद से संधि बनाकर सीखेंगे तो आपके लिए बहुत ही सरल होगा। हम दोनों ही प्रकार से उदाहरण करते हुए चलेंगे ताकि आपको अच्छी प्रकार से ये समझ में आ सके कि यण संधि कहां पर होती है। तो यण संधि का पहला नियम है कि ई के पश्चात यदि असमान स्वर आए तो ई की जगह यह हो जाता है। अब यहां पर देखिए, हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि स्वर जो है वो हमेशा व्यंजन में मिला हुआ होता है। यहां पर आप देखेंगे कि दो शब्द हैं, एक है इति और दूसरा है उत्तम। तो हम पूर्व में यह भी चर्चा कर चुके हैं कि जो मिलने वाले दोनों वर्ण होंगे वो दोनों वर्ण नजदीक वाले वर्ण होंगे, दूर वाले वर्णों में कभी भी मेल नहीं होता है। तो यहां पर देखिए तय में ई स्वर मिला हुआ है, ये आपके ई स्वर, और इसके पश्चात ये ऊ स्वर आ रहा है। तो यहां पर ई के पश्चात ऊ आ रहा है तो असमान स्वर हो गया। तो अब अपने नियम के अनुसार ई के बाद में यदि कोई असमान स्वर आ रहा है तो केवल इस ई की जगह हमारे को यह आदेश होगा। तो इस ई के स्थान पर आपके पास ये आदेश हुआ। जब आपने इस ती में से ई स्वर को निकाला, अलग किया, तो ये तय यहां पर हलंत हो गया। तो देखिए ई का ई और ती में से हमने फिर ई को अलग निकाला तो ये तय आपका हो गया हलंत। अब इस ई की जगह ये अपने पास आया। ये केवल इस ई एक ही स्वर के स्थान पे आया। ये असमान स्वर जो है ये भी अपने पास शेष है। तो ये असमान स्वर जो है इस ये में मिलेगा क्योंकि यहां पर यह भी क्या है, हलंत है। तो जब हमने उस ऊ को ये में मिलाया तो आपके बन गया यू, इत्यु, और शेष जो है वो है जैसा का जैसा आ जाएगा इत्युत्तम। यण संधि में पहचान करने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि जहां पर यण संधि होगी उससे ठीक पहले वाला वर्ण आधा होगा अर्थात हलंत होगा। अगर हलंत वर्ण है और उसके बाद में य, व, र और ल, इन चार में से कोई भी एक स्वर है तो आप वहां पर आसानी से पहचान कर सकते हैं कि इस शब्द में यण संधि है। यह हुआ आपके यण संधि का तरीका। इसको हम दूसरी तरीके से भी इसी शब्द को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी शब्द को हम वापस लिखते हैं ई। हम यण संधि में ये कह रहे हैं कि जहां पर यण संधि बनेगी उससे ठीक पहले वाला वर्ण हलंत होता है। तो यहां पे देखिए ती स्वर है, तय में ये ई स्वर को जब हमने अलग किया, ये ती पहले लिखो आप यहां पे, इति प्लस उत्तम है। ती में ई स्वर है, इसके पश्चात ऊ स्वर आ रहा है। इस ई के स्थान पे आपके पास यह आदेश हुआ, ठीक है, और इसमें ये ऊ बाद वाला जुड़ेगा। और यहां पर जब हमने तय में से ई को अलग किया तो ये तय क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। ये ई का ई रहेगा। तो देखिए अब शब्द आपका बन गया ई तय, यह में ये ऊ स्वर मिल गया यू और तमय का तमय, इत्यु तमय। तो इस प्रकार हम यण संधि के शब्दों को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। अपन एक अन्य शब्द और देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे मान लीजिए नदी प्लस उद्गम। यहां पर द में ई स्वर आ रहा है, इसके पश्चात पुनः ऊ स्वर आ रहा है। नियम के अनुसार इस ई की जगह यह हो जाएगा, ठीक है। तो ये शब्द आपका वही तरीका रहेगा, न द हलंत हो गया, यह में ऊ मिला यू बन गया और कम का कम नद्युत्कम। तो ये शब्द हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, द और यह मिलके ध्य बनता है तो ये बन जाएगा आपके नद्युत्कम।
इसी प्रकार एक अन्य शब्द देखते हैं, प्रति प्लस एकम। तरीका वही रहेगा, तय में ई स्वर है, उसके पश्चात ए स्वर आ रहा है, तो ये देखिए यहां पे ई स्वर, इसके पश्चात ये ए स्वर। हमारा नियम कहता है कि ई के बाद में यदि असमान स्वर है तो ई के स्थान पर यह हो जाएगा, तो ये यहां पर यह हुआ। जब हमने इस तीमे से ई को अलग किया तो तय हलंत हो गया, तो प्र का तो प्र हो जाएगा, तय हलंत हो गया। इस ई स्वर के स्थान पे यह आ रहा है, ये ए स्वर अभी शेष है, इस ए स्वर को इस यह में मिलाएंगे, तो ये बन गया प्रत्यय और कम का कम, प्रत्येकम। बहुत ही जल्द हम यण संधि के दूसरे नियम के साथ अग्रिम वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।